हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस के क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो को देखेंगे। इसमें भी हम लोग 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना क्रैश कोर्स के थ्रू से अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो ये मेरा गारंटी है कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में किसी भी विषय की आपसे एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप तक कोई भी छात्र जो छात्र बहुत कमज़ोर है या वो छात्र कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं तो अभी से तैयारी करके वो जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा कि क्रैश कोर्स का जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या फिर आप लोग क्वेश्चंस बैंक के थ्रू से आप लोग अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्रैश कोर्स के थ्रू से ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की काफ़ी संभावना है। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। जो पैटर्न पर आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पर हम लोग सभी प्रश्न को इंक्लूड किए हैं। तो एक जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या कराए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, वास्तविक है या फिर आभासी और सीधा है या फिर वास्तविक और सीधा है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आभासी और उल्टा। तो दोस्तों जैसा कि हम आप लोगों को बहुत बार बताए हैं जो समतल प्लेन मिरर होता है ना उसमें जो इमेज बनता है हमेशा आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा। और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है ना, जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब बनता है। इस बात को आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ दोनों प्रतिबिंब। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो है ना काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण में आभासी और सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि किसी दर्पण में आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है केवल समतल दर्पण या फिर केवल अवतल दर्पण। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है केवल उत्तल दर्पण। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है या तो समतल या तो उत्तल। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है जो समतल मिरर जो प्लेन मिरर होता है जिसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण में हमेशा आप लोग जितने भी दूरी पर खड़े क्यों ना हो प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनेगा ना हमेशा सीधा बनेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ जो उत्तल दर्पण होता है जो वाहन में साइड मिरर के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। तो या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, दोनों दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। आप दर्पण से चाहे कितना ही दूर खड़े क्यों ना हो। यानी कि यहाँ पे हमारा डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किरणों के समूह को हम लोग जो है ना किरण पुंज कहते हैं। और दोस्तों किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। इस बात को आप लोग को याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि तेल लगा कागज होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पारदर्शक या फिर अपारदर्शक। और ऑप्शन सी में आपका दिया पारभाषक। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो तेल लगा कागज होता है ना यह पारभाषक होता है। पारभाषक में क्या होता है कि प्रकाश का कुछ ही हिस्सा आर पार जा सकता है। अगर आप लोग तेल लगा कागज से होता है प्रकाश को गुजारिएगा तो क्या होगा, प्रकाश जो आर पार जाएगा ना कुछ हिस्सा हम लोग उस पार देख सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ आपका रगड़ा हुआ शीशा भी हो गया, तेल लगा कागज हो गया, ये सब जो होते हैं ना पारभाषक होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के क्रैश कोर्स के जो दूसरा वीडियो को देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो में हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को
सेलेक्ट किए हैं और ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो छात्र छात्राएं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं ना, तो क्रैश कोर्स के थ्रू से आप लोग बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना आप लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी क्लास को जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवतल दर्पण से या फिर उत्तल दर्पण से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है समतल दर्पण से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो अवतल दर्पण होता है ना, फोकस पर अभिसारित करने वाले जो प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये खासियत होता है कि फोकस पर अभिसारित मतलब जमा हो जाता है प्रकाश किरण, उसके बाद क्या होता है, उसका जैसे रिफ्लेक्शन होता है समांतर हो जाता है, ठीक है, अनंत तक चले जाता है। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है, इसमें क्या होता है कि फोकस पर अपसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, वो आपका क्या होता है? उत्तल दर्पण से होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग को याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धनात्मक या फिर ऋणात्मक, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी होता है ना, उसके अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी जो है ना ऋणात्मक ली जाती है, यानी कि नेगेटिव ली जाती है। इस बात को आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि कभी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। तो इस स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए जिन परिपाटी का उपयोग करते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं या फिर निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे तो ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया कम, ज्यादा या फिर समान, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायु में जो प्रकाश की चाल होता है ना, निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो सबसे अधिक होता है वायु की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में क्या होती है? सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कर रहा है कि प्रकाश की किरणें हो सकती है। ऑप्शन ए में आपका दिया दर्पण द्वारा परावर्तित या फिर पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लेंसों द्वारा अपवर्तित फोकसित, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों प्रकाश की किरणें हो सकता है दर्पण के द्वारा परावर्तित भी हो सकता है, और पारदर्शी माध्यमों के द्वारा अपवर्तित भी हो सकता है, और लेंस के द्वारा इसका अपवर्तित फोकसित भी हो सकते हैं, यानी कि ये सभी जो है ना हो सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये 40 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऋणात्मक या फिर धनात्मक, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है ना ऋणात्मक होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई वीडियो आए ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया मीटर या फिर सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी में आपका दिया मिलीमीटर या फिर मात्रक विहीन। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, जो आवर्धन होता है ना इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि ये यूनिट लेस होता है, जिसे हम लोग मात्रक विहीन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जिंक तथा लेड की कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, कम क्रियाशील होता है या फिर अधिक क्रियाशील होता है या फिर समान क्रियाशील होता है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी उत्तर सही है। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा जो है ना क्या क्या होता हुआ आप लोग बता देते। अगर आप लोग सक्रियता सारणी को देखिएगा, धातु के सक्रियता सारणी को देखने के आधार पर जिंक तथा लेड की कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जिंक जो होता है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक प्रकार का क्या होता है, भौतिक परिवर्तन या फिर कोई परिवर्तन नहीं या फिर कोई अभिक्रिया नहीं। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों मैग्नीशियम रिबन का वायु में एक दहन होता है ना, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि जब मैग्नीशियम रिबन के दहन होता है तो किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लाल और चमकदार या फिर हरा चमकदार। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है सफेद चमकदार या फिर नीला चमकदार। तो दोस्तों जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो जो है उत्सर्जित लौह होता है ना, वो लौह सफेद चमकदार होता है, सफेद चमकदार का लौह उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कराए कि वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया दहन ताप, ज्वलन ताप या फिर ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। और दोस्तों जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई भी क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या? ऑप्शन ए में आपका गैस या फिर ताप या फिर प्रकाश। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बी और सी दोनों। तो दोस्तों ज्वाला एक क्षेत्र होता है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न जो करता है ना, प्रकाश और ताप उत्पन्न करता है, यानी कि प्रकाश और ताप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि सीएनजी, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि सीएनजी के कौन कौन अवयव है। ऑप्शन ए में आपको दे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और ऑप्शन डी में आपका दे सभी। तो दोस्तों सीएनजी के जो मुख्य अवयव होता है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो सीएनजी का विस्तार होता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहेंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एलपीजी, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है। ऑप्शन ए में आपको दिया प्रोपेन, ऑप्शन बी में आपको दिया ब्यूटेन। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलपीजी के जो मुख्य घटक होते हैं ना, प्रोपेन जो 57% पाया जाता है और ब्यूटेन जो है ना 41% पाया जाता है, यानी कि ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। और दोस्तों एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमोनिया से या फिर इथिल मार्केप्टन से या फिर मीथेन से। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एलपीजी से गैस का रिसाव का पता जो है ना, इथिल मार्केप्टन नामक पदार्थ से पता लगाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया होने से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन गैस या फिर जल गैस। तो दोस्तों धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट अम्ल की अभिक्रिया जब होता है ना,
दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्रैश कोर्स के 40 काफी महत्वपूर्ण है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आप लोग को जो है ना प्रैक्टिस करने में बहुत ईजी होगा। बहुत ही सरल के थ्रू से जो है ना बहुत ही कम समय में आप लोग एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो है एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अम्लीय या फिर क्षारीय या फिर उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थों के उपस्थिति को नहीं दर्शाई जा सकती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ना तो अम्लीय, ना तो क्षारीय, ना तो उदासीन होने का पता चलता है गंधीय सूचक से। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सार्वत्रिक सूचक शुद्ध यहाँ पे आप लोग बताना है कि सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल या फिर हरा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ नीला या फिर बैगनी। तो दोस्तों सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में जो है ना हरा रंग देता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ को क्यों नहीं रखने चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देता है, या फिर खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया कर पदार्थों को दूषित कर देते हैं, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ तांबा जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है, जो तांबे से अभिक्रिया करके वो पदार्थ क्या हो सकता है, विषैला हो सकता है या फिर दूषित हो सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए में आपको देखो कॉपर या फिर अर्जेंटम या फिर फेरम या फिर जिंक, काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो जिंक होता है ना, ये धातु जिंक जो धातु होता है ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नामक द्रव का निर्माण करता है, हाइड्रोजन नामक गैस जो है ना उत्सर्जित करता है। ऑप्शन में डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हाइड्रोजन आयन जिसे हम लोग H+ कहेंगे, या फिर हाइड्रोक्सिलिक अम्ल और H-, या फिर क्लोरीन आयन या फिर ऑक्सीजन आयन। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जो अम्ल होता है ना ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है साइंस के 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्रैश कोर्स के वीडियोस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया सिट्रिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नींबू, संतरा और मौसमी में जो है ना सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन ए में आपका H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे, या फिर HCl जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, या फिर HNO3 जिसे हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहेंगे, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से सभी। तो दोस्तों अकार्बनिक अम्ल जो होगा ना क्या होगा वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों कार्बनिक अम्ल जो होगा यहाँ पे H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे HCl और HNO3 ये तीनों जो है ना अकार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन में डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि टार्ट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बनिक अम्ल या फिर अकार्बनिक अम्ल, और ऑप्शन सी में आपका दिया ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं जो टार्ट्रिक अम्ल है
जो है ना किस किस में पाया जाता है, अंगूर, केला, इमली में ट्रांसिक अम्ल पाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं ना कार्बनिक अम्ल होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि अम्ल का पीएच मान होता है ऑप्शन ए में आपका देखो 7 से कम, या फिर 7 से अधिक, या फिर 7, या फिर 14। तो दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो विलियन क्षारीय होता है। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 होता है तो विलियन उदासीन होता है। और 7 से कम आपका हो जाएगा अम्लीय। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धोने के सोडा का आणविक सूत्र है। तो दोस्तों धोने के सोडा का जो आणविक सूत्र होता है ना क्या होता है, Na2CO3, या फिर Na2CO3 2H2, या फिर Na2CO3 10H2, या फिर Na2CO3 5H2। तो दोस्तों धोने के सोडा का जो आणविक सूत्र होता है ना क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिस या डेकाहाइड्रेट होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों धोने के सोडा में जो जल का अणु होता है ना 10 अणु होता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। ऑप्शन ए में आपका दिया मेथोनोइक अम्ल, या फिर एथोनोइक अम्ल, और ऑप्शन सी में आपका दिया सिट्रिक अम्ल, या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। तो दोस्तों मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन तो होता है और इनके साथ साथ दर्द का भी अनुभव होता है। तो मधुमक्खी का डंक में जो है ना मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि अधातु ए आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका देगा दाई और, या फिर बाई और ऑप्शन सी में आपका देगा केंद्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अधातु ए आवर्त सारणी में जो है ना दाई और पाई जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। क्या कराए कि धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धीयता, या फिर तन्यता, या फिर कठोरता। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को हम लोग जो है ना आघात वर्धीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन अधातु है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन, या फिर जिंक, या फिर मैग्नीशियम, या फिर फेरम। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे जो अधातु होगा ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है ना कि अधातु। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन ए में आपका देखो कॉपर, या फिर मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम, या फिर लेड। तो दोस्तों ऐसे में तो आप लोगों को पता होगा जो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन में जो तार का उपयोग करते हैं ना, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई करते हैं, जो होता है ना कॉपर तार का ज्यादातर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने बोर्ड परीक्षा में आप जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे। इसलिए जो है ना क्रैश कोर्स का एक एक वीडियो को कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेशन होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए चलना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया पोटासियम, या फिर कैल्शियम, या फिर मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम। काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा वही आप लोग को बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। दोस्तों यहाँ पे जो है ना कॉपर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है, और मैग्नीशियम दिया हुआ, और आपका एल्यूमिनियम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताना है जिसका दहन जो है ना चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है कि जब मैग्नीशियम को जलाएंगे ना तो क्या होगा, श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है। इसको आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि इनमें से कौन सी धातु चमकीला है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका सल्फर, या
या फिर कार्बन या फिर आयोडीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया ब्रोमीन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो आयोडीन एक प्रकार का अधातु है, और ये अधातु होते हुए भी जो है ना चमकीला है, क्योंकि आपको याद है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों कार्बन के जो तीसरा अपलूप क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मनुष्य में, या फिर तिलचट्टा में, या फिर घोड़ा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऊंट में। तो दोस्तों तिलचट्टा में जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में आपका 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो दोस्तों मानव हृदय में जो कोष्ठक की संख्या होती है ना 4 होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 नीले और 2 आलिन, टोटल 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव हृदय में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एक दिवसीय, या फिर द्विदिशीय, या फिर बहुदिशीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों जल और लवणों का जो परिवहन हमेशा होता है ना एक दिवसीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस के क्रैश कोर्स की वीडियो को देखिए, और इस क्रैश कोर्स की वीडियो में हम लोग जो है ना 40% को इंक्लूड किए थे, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो ही प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है, इसका भी जवाब जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखिएगा क्वेश्चन ये करा है कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको प्रकाश, रोशनी, या फिर तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को जल्दी से जाना है कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर बताना है, और साथ में बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका भी जवाब आप लोग को कमेंट करके बता देना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है, या फिर जितना भी आपका दोस्त यार है ना, इस बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो को संपूर्ण एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे द्वारा बनाए गए PDF लेने चाहते हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप जो है ना चेक कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।